नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वॉरेन टाइम्स में। और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के दो एडिटोरियल्स का डिस्कशन, जिसका थंबनेल पे आपने देखा होगा। एक है टैक्सिंग फॉर ग्रोथ और दूसरा है डिफेंस सेक्टर में किस तरह के रिफॉर्म्स आने वाले हैं। तो पहले आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो है टैक्सिंग फॉर ग्रोथ। ये आर्टिकल बेसिकली इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है और जो गवर्नमेंट इस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स कर रही है या करने चाहिए, इसके बारे में एक डिस्कशन है, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन वहां जाने से पहले मेरी आप सबसे एक दरखास्त है कि आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और भी यूजफुल कंटेंट, अभी प्रीलिम्स आने वाला, और भी यूजफुल कंटेंट आप लोग के लिए ला सके और आपके साथ साथ हम भी ग्रो कर सके। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले कि हम लोग इस आर्टिकल में आगे बढ़े, ये यहां पे एक दिया हुआ है कोटेशन। दोस्तों, कोटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोटेशन अगर आप अपने ऐसे में या मेंस आंसर राइटिंग में अगर इंक्लूड करें तो डेफिनेटली ये एक वैल्यू एडिशन है। और जब भी आप वैल्यू एडिशन करते हैं अपने मेंस के आंसर में, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉम्पिटिटिव माहौल है, तो कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहां पे ये कोटेशन देखिए। इस कोटेशन को मैं तो कहूंगा कि एक कोटेशन की कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट कोटेशन है, जो हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस में दिए गए टॉपिक से अलाइन होता है, उन सब कोटेशन को अपने उस नोटबुक में लिख कर रख लीजिए, है ना। और उसको रिवाइज भी करते रहिए टाइम टाइम पे। जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं मेंस का, उसमें आप कोशिश कीजिए कि वो जो कोटेशन है उनको मैक्सिमम आप इंक्लूड कर सके। ठीक है, तो ये आपके लिए एक वैल्यू एडिशन एक्सरसाइज होगी और इसका फायदा भी आपको मेंस में या उसके मेंस में आपको मिलेगा। खैर, तो देखिए यहां पे जो ये कोटेशन है कि कलेक्ट टैक्सेस एज हनी बीज कलेक्ट नेक्टर जेंटली एंड विदाउट पेन। कहने का मतलब ये है कि टैक्सेशन सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जो टैक्स देने वालों के लिए कन्वीनियंट हो। अगर आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स तो पे कर ही रहे हैं, लेकिन अगर टैक्सेशन सिस्टम जिस हिसाब से आप टैक्स दे रहे हैं वही अगर कंबरसम हो या कॉम्प्लेक्स हो, तो आपका जो है ना वो पेन डबल हो जाता है। एक तो आप टैक्स दे रहे हो, एंड सेकंड आप जिस तरह से दे रहे हो, दैट इज अगर इफ दैट इज इनकन्वीनियंट, तो आपको डबल पेन होता है। इसलिए चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा ही है कि कलेक्ट टैक्सेस एज हनी बीज कलेक्ट नेक्टर जेंटली एंड विदाउट पेन। चलिए अब मेन आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस आर्टिकल की शुरुआत जो ये ऑथर है वो ये कह के करते हैं कि जो 2025 में जो हमारा ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्टेड है कितना, 6.1%, जो कि मुझे लगता है कि इन 4 सालों में 2020 से लेकर अभी तक का सबसे लोएस्ट है। ठीक है, और इसी वजह से अभी इंडियन इकोनॉमी के जितने भी रिफॉर्म्स हो सकते हैं उन सेक्टर्स की बात हो रही है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो डिफेंस हो, कुछ भी हो। ये जो हमारा ट्रेजेक्ट्री है, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, ये जो इतना नीचे आ गया, 6.1% आ गया, जो 4 सालों में सबसे कम है, इसकी वजह से बातें हो रही है। खैर, पोस्ट पैंडेमिक गवर्नमेंट ने ग्रोथ मोमेंटम को, कंज्यूप्शन को स्टेबल रखने के लिए क्या किया था, जीडीपी को बूस्ट करने के लिए क्या किया था, एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में खर्च कर रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी रखी थी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, सोशल सेक्टर में स्पेंड किया जा रहा है, एग्रीकल्चर में स्पेंड किया जा रहा है। ये एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो लेकिन इनका कहना है कि दिस स्ट्रैटेजी हैज नॉट रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट जॉब क्रिएशन और कंजप्शन ग्रोथ। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ने जो स्ट्रैटेजी अपनाया था कि हम लोग एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अपनाएंगे, इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। मतलब एक जो कंजप्शन ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं मिला, जिसका अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इंपैक्ट ही है। 6.1% जो कम आया है ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रोथ रेट, वो इसी की वजह से आया है। ठीक है, तो क्या जरूरत है, अभी समय की मांग क्या है, तो देर इज अ नीड टू इंक्रीज रेवेन्यूज थ्रू बेटर टैक्सेशन पॉलिसीज। टैक्सेशन पॉलिसीज के थ्रू हमें जो रेवेन्यूज हैं हमको उनकी इंक्रीज करने की जरूरत है, और उसको फिर सोशल सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्ट करने की जरूरत है अभी। लेकिन दोस्तों ये भी एक समस्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी जो रेवेन्यूज आते हैं उनके भी लिमिटेड सोर्सेस हैं, उनको भी अनलिमिटेड नहीं किया जा सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी रिसेंटली जो जितने भी इंडियन कंपनीज हैं, पीएसयू जिसको कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, 694 इंडियन कंपनीज टोटल हैं,
जिनका जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, वो बस 3.6% के एवरेज रेट से ही ग्रो कर रहा है, ठीक है, ईयर बाई ईयर, जो कि स्लोवेस्ट है इन 17 क्वार्टर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो पीएसयूज उससे इम्यून थोड़ी रहेंगे, मतलब पीएसयूज पे भी तो उस पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा ना। तो दिस इज द इंपैक्ट, दिस इज द इंपैक्ट कि 17 क्वार्टर्स में सबसे कम प्रॉफिट का ग्रोथ है जो इस क्वार्टर हुआ है। इन्फ्लेशन भी अभी देखें हमारा, तो अक्टूबर 2024 में जो इन्फ्लेशन था वो 6.2% था, 6.2% था। लेकिन सैलरी जो है, एवरेज सैलरी अगर आप देखेंगे कि तो वो ग्रो हुई है कितने, 3% के हिसाब से, 3% एवरेज सैलरी ग्रोथ हुई है लास्ट क्वार्टर में। जिससे ये पता चल रहा है कि हमारा एवरेज इनकम क्या हो रहा है, हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि सैलरी तो बढ़ नहीं रही है उस हिसाब से, लेकिन इन्फ्लेशन डबल हो गया ऑलमोस्ट सैलरी ग्रोथ के। तो हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम है वो घट रहा है, जिससे हम खर्च करने की कैपेसिटी हमारी वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो लोअर होता जा रहा है, और वो फर्दर इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रही है, क्योंकि कंजप्शन होगा नहीं तो इकोनॉमी में कैसे होगा, फिर बिकेंगी कैसी चीजें, फिर इंडस्ट्री कैसे बढ़ेंगी, फिर हायरिंग कैसी होगी। तो इसका पूरा रिपल इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से 2024 अभी जो बजट से पहले जो मतलब कंसल्टेशंस होते हैं, जहां पे वेरियस लॉबिंग ग्रुप्स जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं और अपना कंसर्न रखते हैं, तो इसी तरह से जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है वो दिसंबर 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर से मिले थे, और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट कीजिए, ठीक है, और ऐसे मेजर लीजिए जिससे टैक्स कट और कैरी टैक्स में कटौती हो सके, जिससे क्या है कि नेट डिस्पोजेबल इनकम जो है, डिस्पोजेबल इनकम जो है वो लोगों के पास रहे, ताकि हमारी इंडस्ट्री भी चलती रहे, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैंने जैसे बताया कि चैलेंज यही है कि गवर्नमेंट के पास भी इन्फिनाइट तो है नहीं, गवर्नमेंट के पास भी इन्फिनाइट सोर्सेस तो है नहीं रेवेन्यू के। तो हमें कुछ ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमारा बैलेंस बनाना होगा, किसमें, गवर्नमेंट रेवेन्यू में, ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू में और कंज्यूमर बेनिफिट्स में, ताकि एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये छोटा मोटा चैलेंज तो है नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी अगर हम लोग गवर्नमेंट रेवेन्यू साइड की बात करें तो आप देखें कि इस साल 2025 में जो टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 15 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया है गवर्नमेंट इस 2025 में, जिसमें 6 लाख 60 मतलब वही 6.5 लाख करोड़ जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स से आया, जबकि 8 लाख करोड़ जो है वो हमारे इनकम टैक्स से आया है। ये हमारा बाइफिकेशन है डायरेक्ट टैक्सेशन का, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का। तो इसमें क्या है कि देखो दोनों तरफ लिमिटेशन है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स आप बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स अगर आप बढ़ाते हो तो कंपनीज का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, क्योंकि आपको पता है कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है एक कंपनी के अर्निंग पे, लेकिन आप उसके अर्निंग पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा लोगे तो वो फिर उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कंपनी ग्रो नहीं होगी, कंपनी ग्रो नहीं होगी तो इंप्लॉयमेंट का क्राइसिस आएगा, ठीक है। तो इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स को आप बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते अभी। इसलिए रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2024 में ना, 2024 में टैक्स को, कॉर्पोरेट टैक्स को 35% कर दिया गया था, ठीक है, जो पहले 40% था, पहले 40% था, निर्मला सीतारमन ने इसको 35% कर दिया। तो उनको पता है कि कॉर्पोरेट टैक्स को आप नहीं बढ़ा सकते हो ज्यादा, कॉर्पोरेट टैक्स में लिमिटेशन है कि उसका एम्प्लॉयमेंट से बहुत ज्यादा रिलेशन है, एक्सपोर्ट घट जाएगा। जब आप ज्यादा टैक्स लगाते हो तो आपकी कंपनी क्या होती है, कंपिटिटिवनेस घट जाता है। मान लो दूसरी कंपनीज है, दूसरे देश में कंपनीज है जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स कम है, तो दे आर एक्चुअली कंपीटिंग विद दैट प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, हमारी इंप्लॉयमेंट कम हो जाएगी, कंपनी ड्वार्फिंग होना शुरू हो जाएगी, कंपनी बढ़ेगी नहीं। जो कंपनी आज मान लो 100 करोड़ की है तो वो कल को जिस हिसाब से बढ़ सकती थी वो नहीं बढ़ पाएगी। तो कॉर्पोरेट टैक्स तो हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बहुत ज्यादा हम लोग इंडिविजुअल मतलब इनकम टैक्स पे रिलीफ देने लगे तो क्या होगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट के अपने भी खर्चे हैं। तो अगर इनकम टैक्स जो कि मेजोरिटी ग्रेटर शेयर है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, तो अगर उसको भी हम लोग कम करेंगे तो क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो उपाय क्या है यहां, द क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज द मिडिल पाथ। तो मिडिल पाथ यही है कि हमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए जाना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन मतलब सबसे पहला है कि जीएसटी रिफॉर्म्स।
जीएसटी रिफॉर्म्स मतलब अभी देखो, आप अगर देखोगे तो जीएसटी अच्छा स्टेप था, बट जीएसटी में भी ऐसे ऐसे मतलब अभी भी मान लो 4 स्लैब्स हैं, है ना, 4 स्लैब्स है ना, तो 4 या 5 स्लैब्स हैं, तो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रख। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक जीएसटी काउंसिल की जो मीट हुई थी, उसमें रेवेन्यू के लिए कहा गया था कि एक 6 स्लैब जोड़ देते हैं, जिसमें 35% हम लोग जीएसटी लगा देंगे किस पे, डिमेरिट्स गुड पे। डिमेरिट गुड्स मतलब वो गुड्स पे लगा देंगे, और इससे क्या होगा कि इसकी वजह से इसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। ठीक है, डिमेरिट गुड मतलब ऐसा गुड हो गया जो जिससे है ना सोसाइटी को कोई फायदा नहीं होता। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ठीक है, मान लो स्मोकिंग वाला जो सिगरेट्स हैं, स्मोकिंग सिगरेट्स हो गए, ठीक है, फिर और भी ऐसे हैं जिसका मेरिट नहीं है, उसका डिमेरिट है सोसाइटी पे। उन सब चीजों पे 35% जीएसटी लगाने की बात की गई थी, जिसका बहुत विरोध हुआ, फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि जीएसटी अभी बताया गया था, जो पॉपकॉर्न वाला सीन हुआ था, कि क्या पॉपकॉर्न को भी हम लोग 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कैरेमल पॉपकॉर्न्स पे अलग टैक्स लगाएंगे, इस पे अलग टैक्स लगाएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि इससे टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। एक आपके पास इतना अच्छा सिस्टम होना चाहिए, इतना सिंपल सिस्टम होना चाहिए कि टैक्स जो पेयर है उसको नहीं लगे कि यार टैक्स क्या है। इससे क्या होता है कि टैक्स इवेजन होता है, कि लोग टैक्स फाइल करना ही नहीं चाहते। जब इतना कॉम्प्लेक्स आपका टैक्स सिस्टम हो जाता है तो लोग कोशिश करते हैं कि लोग टैक्सेशन ना दे। तो इसलिए टैक्स जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, जीएसटी को और सिंपल बनाने की आवश्यकता है, जिससे लोग जो है टैक्स टाइम पे फिलअप करें। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, इसका इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। दूसरा उपाय है कि हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसको हम लोग लेवरेज लें। आपको पता होगा कि इंडिया का ऑलमोस्ट 90% जो वर्कफोर्स है ना, वो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है, बट दे कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ जीडीपी। 50% ऑफ जीडीपी। अब सोचिए, इतना बड़ा जीडीपी का पार्ट है जो जनरेट कर रहे हैं, यू आर नॉट टैक्सिंग देम, दे आर नॉट पेइंग टैक्स। और ऐसा नहीं कि दे डोंट वांट टू पे टैक्स, बट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि उनको अगर हम लोग टैक्सेशन सिस्टम में लाने के लिए हमें बहुत टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एक सजेशन दिया गया है इस आर्टिकल में। वो ये कहा गया है कि भाई आप ना बहुत टैक्स, ये जो इन्फॉर्मल सेक्टर है इनके लिए आप कोशिश करो कि 1% आप टैक्स लगाओ। 1%, जस्ट 1%। ठीक है, अगर 100 रुपया कोई कमा रहा है तो 1 रुपया। ठीक है, इसी तरह से 1000 रुपए में 10 रुपए, इस तरह से आप छोटे टैक्सेस लगाएं, जिससे उनका एक कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास एक सब्सटैंशियल रेवेन्यू आए। इतना, अब सोचिए, इतना बड़ा बेस है इनका इनफॉर्मल का, अगर इनसे थोड़े थोड़े भी पैसे आ जाएं तो बहुत पैसे आ जाएं। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर पे टैक्सेशन की जरूरत है, बट द टैक्स स्लैब शुड बी, जो टैक्स रेट है इट शुड बी मिनिमल, नॉट वेरी, क्योंकि आप उनके पैसे उन पे अगर बहुत ज्यादा टैक्स लगा देंगे तो पूरी सिस्टम कोलैप्स कर सकती है। ठीक है, तो पहला क्या है कि जीएसटी रिफॉर्म को आप आसान बनाओ, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनी जो है टैक्स फाइल करें। दूसरा, इनफॉर्मल सेक्टर पे टैक्सेशन लगाओ, ठीक है, विथ मिनिमल टैक्सेशन रेट। ये 2 उपाय हैं जो कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, यही यही वे फॉरवर्ड था कि लोअर पीक टैक्स रेट करें और इंट्रोड्यूस ए नॉमिनल टैक्स जैसे 8%, जिससे कि क्या होगा, टैक्स, हमारा जो इन्फॉर्मल सेक्टर वो भी टैक्स के अंदर आ जाएगा। तो ग्लोबल, हम लोग इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे कि ग्लोबल सिस्टम में ऐसा क्या है। देखिए, ब्राजील ने एक बहुत अच्छा, ब्राजील का एक है रिसियाटा फेडरल नाम का एक इनका स्कीम है, जिसके तहत क्या करते हैं कि ये लोग हर, मतलब जो भी कमा रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर, इवन के स्टूडेंट्स को भी ये लोग टैक्सेशन लगा देते हैं विथ नॉमिनल टैक्स। लेकिन उस टैक्स का मतलब ये नहीं है कि दे आर आस्किंग फॉर रेवेन्यूज, व्हाट दे आर फॉस्टरिंग, दे आर डूइंग एजुकेशन कैंपेन्स। एक तरह से जब कोई स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो कुछ कमा रहा है एंड ही इज पेइंग टैक्स, मे बी जो भी छोटा सा अमाउंट है, एक्स वाई जेड, कोई भी छोटा सा अमाउंट है, तो उसको क्या है, उसको पता हो गया कि टैक्सेशन सिस्टम होती है, टैक्स ऐसे फिलअप करते हैं। हमारे यहाँ टैक्स के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते। लोगों को लगता है कि टैक्स देना मतलब बेकार का काम है, केवल जो बेवकूफ लोग हैं वही लोग टैक्स देते हैं, विच इज नॉट द केस ना। टैक्स तो देना चाहिए। अगर आप एथिकल चीज की बात करें, देश तभी आगे बढ़ेगा व्हेन वी पे आवर टैक्सेस टाइमली। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, पार्टली ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पार्टली ड्यू टू कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम। तो ये ब्राजील का रिसीटिया फेडरल
जो है इसका आप लिख सकते हैं। मतलब अगर टैक्सेशन से रिलेटेड, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आप इस तरह के पॉइंट्स अगर आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करें तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपके जो मार्क्स है ना, 2-3 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अदर योर कॉम्पिटिटर्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अगर आपको क्लियर करना है ये एग्जाम। दूसरा है सिंगापुर नो फिलिंग सिस्टम। सिंगापुर की टैक्स, ऑब्वियस सी बात है, सिंगापुर तो अलग लेवल पे है जहां इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात आती है। तो उनका टैक्सेशन ऐसा है ना कि फ्री, उनका जो 80% जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनका फॉर्म प्री फिल्ड होता है, उनको कुछ नहीं करना होता है। द ओनली थिंग दे हैव टू डू इज टू साइन द पेपर्स। जैसे ही वो लोग साइन करते हैं टैक्स फाइल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की इजी कॉम्प्लायंस हमारे देश में भी लाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स फाइल करें, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आए और गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को इन्वेस्ट करे और थोड़ा सा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर, जहां पे उसका एक, है ना, नीचे एक सोसाइटी पे बहुत अच्छा इंपैक्ट हो, उस तरह के जोन्स में इन्वेस्ट करे। तो दोस्तों यहाँ पे लेसन इंडिया का यही है कि टैक्स प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, एक कल्चर फोस्टर करने की जरूरत है जहां पे एक सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है, वो टैक्स कॉम्प्लायंस है। अवेयरनेस कैंपेन करने की भी जरूरत है और टैक्स फ्रेंडली सिनेरियोज क्रिएट करने की जरूरत है। तो दोस्तों इस आर्टिकल में की जो टेक अवेज है, अगर टेक अवेज की बात करें तो इसके 2-3 टेक अवेज हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है, इंडिया करंट टैक्स सिस्टम फेस चैलेंजेस। ऑब्वियस सी बात है, कंप्लायंस में चैलेंज फेस कर रहे हैं लोग, टैक्स नहीं देना पसंद कर रहे हैं। दूसरा है, सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है और टैक्स जो हमारा बेस है उसको ब्रॉड करने की जरूरत है, रैदर देन नैरो वाला रख के बेस और उसको बढ़ा दें, नहीं, वी नीड टू ब्रॉडन आवर बेस, टैक्स बेस। थर्ड है कि टैक्स रेट को कम करने की जरूरत है और एजुकेशन कैंपेन्स हमें करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच। और एक वेल बैलेंस टैक्स पॉलिसी लानी चाहिए जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी इकोनॉमिक प्रायोरिटाइज को सूट करे। ठीक है, तो ये था पहला आर्टिकल जो हमने देखा अभी, जिसमें हमने कहा था कि टैक्सिंग फॉर ग्रोथ के लिए जो टैक्सेशन का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, सस्टेन्ड ग्रोथ होना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ठीक है, जो है इंडिया एयर ऑफ रिफॉर्म्स इन डिफेंस। 2025 का जो साल है ना, 2025 का जो साल है वो, उसको हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि दिस ईयर विल बी द ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। डिफेंस सेक्टर में हमारा रिफॉर्म करेंगे। और ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने पेपर 3 के सिलेबस को देखें तो उसमें इंडिजनाइजेशन जो है साइंस के नीचे, ठीक है, इंडिजनाइजेशन टॉपिक मेंशन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिजनाइजेशन टॉपिक चूंकि मेंशन है एक्सप्लिसिटली, हमें इस तरह के आर्टिकल्स पे ध्यान देना चाहिए। दीज आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिफेंस प्रोडक्शन, अभी पहले इस आर्टिकल की शुरुआत ही होती है विथ पॉजिटिव टोन, क्योंकि अगर हम देखें स्टैटिस्टिक्स देखें तो डिफेंस प्रोडक्शन जो है हमारा इंक्रीज हुआ है 50% फ्रॉम फिजिकल ईयर 2021 टू 2024। मतलब इन 3 सालों में 50% प्रोडक्शन हमारा जो है ना इंक्रीज हुआ है, विच इज वेरी हार्ट वार्मिंग, विच इज वेरी गुड फॉर आवर डिफेंस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, जो ये भी दिखा रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस की ओर आगे बढ़ रहा है। दूसरा है कि एक्सपोर्ट भी हमारा 31 टाइम्स बढ़ा है, 31 गुना बढ़ गया है लास्ट डिकेड में। अगर केवल लास्ट 10 साल की बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है दैट हैज इंक्रीज बाय 31 टाइम्स। हालांकि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो काफी छोटी छोटी चीज है, इट्स नॉट हाई वैल्यू एसेट्स, जैसे प्लेन्स वगैरह, टैंक्स वगैरह, है ना, ड्रोन्स वगैरह। वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ हाई वैल्यू एसेट्स, वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग वेरी लो वैल्यू एसेट्स, बट स्टिल इट हैज इंक्रीज, है ना, 31 टाइम्स 10 साल में बढ़ना इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, और विच हैज हैपेंड ड्यू टू आवर मैनी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज। ठीक है, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में 2025 जो मैंने कहा अभी अभी कि 2025 को क्या किया गया, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ठीक है, इसका विजन ही है कि 2047 तक, 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना है। ठीक है, वो भी किसके थ्रू, रोबस्ट डिफेंस रिफॉर्म्स के थ्रू। ऐसे रिफॉर्म्स हम बनाएंगे कि 2047 तक जो हमारा एक विजन है कि इंडिया को विकसित बनाना, विकसित भारत का फॉर्मेशन करना है, दैट शुड बी अचीव्ड। चलिए अब की फोकस एरियाज की बात करते हैं। सबसे पहला है इनोवेशन। दोस्तों कहीं ना
कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हमारे डिफेंस सेक्टर में ना इनोवेशन का थोड़ा लैक करते हैं हम लोग इनोवेशन में, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे रीजंस हमारे इसमें फैक्टर करते हैं, ठीक है। उनको हम अभी देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो डिफेंस सेक्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट और मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट रोड ब्लॉक है वो है इंडियन डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस का मतलब है कि जो डिफेंस इंडिया की डिफेंस फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, हाउ दे आर एक्वायरिंग वीपन, है ना। जो उनका जो वीपन होता है, उनका जो है ना, उनको भी तो एक्विजिशन करना पड़ता है ना। तो वो जो एक्विजिशन प्रोसेस है हमारे फोर्सेस का वो काफी स्लो है, खासकर हम लोग जब डोमेस्टिक एक्विजिशन करते हैं। फॉरेन वाला तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट व्हेन वी डू एक्विजिशन ऑफ दीज वीपन्स एंड अदर टूल्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, इट इज वेरी स्लो। और कई बार आप देखेंगे कि ट्विटर पे ना कई सारे लोग हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, दे हैव एक्सप्रेस दिस कंसर्न कि भाई इतना डिफेंस प्रोसेस एक्विजिशन प्रोसेस हमारा स्लो क्यों है। समटाइम्स दे आल्सो अब्यूज बाबूज, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईडीएस वाले, उनको गालियां भी पड़ती है कि भाई इतना प्रोसेस एक्विजिशन प्रोसेस स्लो क्यों है, ठीक है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी नहीं है। तो उसमें भी ये तो स्लो तो एक रीजन हो गया। उसके अलावा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब आप देखेंगे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड टाइम सेंसिटिव पॉलिसी, मतलब आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, है ना। ये तो नी जर्क रिएक्शंस होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले तो प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस को आप सही कीजिए। इससे पहले कि आप डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़िएगा, इंडिजनाइजेशन की ओर आगे बढ़िएगा, एक साउंड एंड ग्लोबली रेपुटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बेस रखिएगा, उससे पहले आप अपने एक्विजिशन प्रोसेस को सही कीजिए। वो कहते हैं ना कि सेट योर हाउस इन ऑर्डर बिफोर डूइंग वाइडर थिंग्स। तो सबसे पहले आप प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस को सही कीजिए, जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से के अलाइंड होना चाहिए। दूसरा है कि इफिशिएंसी, ट्रस्ट, मतलब ट्रांसपेरेंसी लाइए, जिससे ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों मैन्युफैक्चरर्स को लगे कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट में अगर हम लोग यहां पे पैसा लगाएं, यहां अगर इन्वेस्टमेंट करें, तो आवर इन्वेस्टमेंट विल नॉट गो इनटू वेन, ठीक है। इसके अलावा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, उनको इंडियन वेंडर्स के रूप में हमारे यहां इंडिया में आप उनको एज ए इंडियन वेंडर्स ट्रीट कीजिए, मतलब उनको थोड़ा सा लिबरल ट्रीटमेंट दीजिए, है ना। थोड़ा सा लिबरल हो जाइए उनके अगेंस्ट, उनके लिए। अब ओईएम क्या होता है? ओईएम का मतलब होता है ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। जैसे मान लो बोइंग क्या है? बोइंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। रफेल, ठीक है, रफेल क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, मतलब वो लोग एक्चुअली बना रहे हैं वो प्लान, और उसी का पार्ट भी बना रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए, इसके अलावा भी इनोवेशन के लिए भी ना हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ की पॉलिसीज जिम्मेदार हैं। जैसे यहाँ पे एक हमारा क्लॉज है, हमारा जो डीएपी है ना, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस, उसमें एक है कि रेसिडेंट कंट्रोल है, मतलब जो हमारे यहाँ कंडीशन कंट्रोल ग्लोबल, मतलब हमारे यहाँ जो इनोवेशन, जो कोलैबोरेशन होगा यहाँ की कंपनियों के साथ, वो हमारा रेसिडेंट कंट्रोल, मतलब यहाँ का होना चाहिए, हमारे देश का होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो स्टीफल कर रही हैं, ठीक है, वो स्टीफल कर रही हैं हमारे यहाँ के इनोवेशन को। चलिए, तो इसका उपाय क्या है? जैसे दोस्तों हम लोग चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो यहां पे चैलेंजेस है, देखिए। एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ इंडिजिनियस कंटेंट में यह कहा गया है कि क्रिटिकल सर्विसेज को इग्नोर किया गया है। दूसरा है कि एक डीएपी, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस में ना हमारा एक क्लॉज है, लीगल क्लॉज है, वो है लीगल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि जैसे मान लो अगर इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमें सुखोई खरीदना है, सुखोई का जो फाइटर प्लान है वो खरीदना है, तो उसमें ये मैंडेटरी कि जो उसको बनाने में जो 50 से 60% जो इक्विपमेंट्स होंगे वो कहाँ के होने चाहिए? वो इंडिया के होने चाहिए ना। दिस इज वेरी लाइक, है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया का जो सप्लाई चेन, ऐसा तो है नहीं कि पूरी सप्लाई चेन इंडिया में ही बेस्ड है। आप अगर यूएस, दूसरे कंट्रीज की भी बात करेंगे ना, यूएस, चाइना जैसे कंट्रीज की बात करेंगे,
तो वो लोग भी फॉरेन, मतलब सोचो यूएस इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन आज भी आईफोन के मामले में कहां बनता है उसका? चाइना में बनता है। सॉफ्टवेयर कहां बनता है? साउथ कोरिया में बनता है। तो ऐसे आप पूरी सप्लाई चेन को एक कंट्री में, सिंगल कंट्री में नहीं सोर्स कर सकते, है ना। 50 to 60% इज प्रीटी हाई। आप देखिए डिफेंस एक्सपर्ट्स लिखते हैं कि ये आइडियली अगर इसको सही करना है तो 30% होना चाहिए। ये क्लोज है ना, ये क्लॉज रखो, है ना, जरूरी है, क्योंकि आप इतना पैसा इन्वेस्ट देके खरीद रहे हो इतने बड़े बड़े एसेट्स, और उन एसेट्स का अगर आपको उधर भी फायदा नहीं मिला तो इट इज ऑफ नो यूज। तो ठीक है वो रखो, बट इतना हाई मत रखो, ठीक है, इतना हाई मत रखो, इसको 30% रखो। 30% इज गुड फॉर विन विन फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज। इसके अलावा और क्या उपाय कर सकती है? जो सो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो है उसको डिफेंस मैन्युफैक्चर, उसमें डिफेंस भी इंक्लूड करना चाहिए। एज ऑफ नाउ कितने हैं? 14 सेक्टर्स हैं। पीएलआई में, पीएलआई है क्या? पीएलआई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है जिसमें यह कहा गया है कि आप प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, मतलब आप जितना प्रोड्यूस करोगे, जितना बेचोगे, जितना एक्सपोर्ट करोगे, उतना ज्यादा आपको सब्सिडी मिलेगा। आप मान लो 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए जो सब्सिडी मिलेगा, और 20 जो प्रोड्यूस कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 20 में ज्यादा मिलेगा, बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग, यू आर एक्सपोर्टिंग, है ना। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो है ना, ये काफी एक बहुत अच्छा स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, इंडिया के लिए। तो डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि आप इसको, इसमें आप डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो? डिफेंस मैन्युफैक्चरर को भी इंक्लूड करो। जब आपने ड्रोन को किया हुआ है तो डिफेंस को भी करो। डिफेंस स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, यहां पे आपको लीड की जरूरत है, यहां आपको इनोवेशन की जरूरत है। तो अगर आप प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम रखोगे तो यहां पे ग्लोबल कंपनीज आएंगी और इसको अपना, और इंडिया को अपना इनोवेशन हब बनाएंगी, ठीक है। दूसरा है कि जो जब आप 15% कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स देते हो, वो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को भी दो। ये 2 रिफॉर्म जो है वो आप इमीडिएटली लाओ इंडिया में। इससे क्या होगा कि हमारा जो इंडिजनाइजेशन है ये बढ़ जाएगा। तीसरा है कि हमारे पॉलिसीज में, जैसे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस है, इसमें आप 50-60% वाला जो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स है इसको 30% करो। इससे क्या होगा कि लोग ज्यादा आएंगे। और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग, क्या होता है कि अभी जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे बोइंग, तो ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोग एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। एयरक्राफ्ट बेचने के अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं? इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्किल डेवलपमेंट देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। तो उनके लिए भी एक इंसेंटिवाइज दो। अभी उनके लिए, इन सब के लिए कोई, आपने बेचा उसके बाद आप जो ये सब सर्विसेज दे रहे हो, दे डोंट हैव एनी इंसेंटिव्स फॉर दैट। तो आप उसको भी इंसेंटिव्स दो, उस प्रोसेस को भी इंसेंटिव, आफ्टर सेल्स वाला जो सिस्टम है उसको भी इंसेंटिवाइज करो। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगी, कंपनी जो है ना नॉलेज ट्रांसफर करेगी, नॉलेज ट्रांसफर करेगी, यहाँ के लोगों को स्किल मिलेगा कि कैसे हैंडल करते हैं, पोस्ट सेल क्या होता है। तो इससे क्या होगा कि पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा, ठीक है। इससे पूरा एक इकोसिस्टम तैयार होगा जो लॉन्ग रन में हमारे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमें ना, जो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया डिफेंस सेक्टर में ना एक एमआरओ सेक्टर होता है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सेक्टर। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली यही जो मैंने बोला अभी, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, है ना, इसको आपको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। और ये सेक्टर भी काफी बड़ा है दोस्तों अपने आप में। मतलब नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसका कहना है कि 2031 तक, 2031 तक ये सेक्टर है 4 बिलियन का हो जाएगा, 4 बिलियन का हो जाएगा। तो ये एक काफी मैसिव अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, क्या एक ग्लोबल हब बन जाए एमआरओ के लिए, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए एक ग्लोबल हब बनने का इंडिया में फुल पोटेंशियल है। क्योंकि इनके पास क्या है, हमारे पास स्किल टैलेंट है, कॉस्ट भी लो, हमारे यहाँ के लेबर कॉस्ट वगैरह भी कम है। तो ये इस सेक्टर में हम एक हब बन सकते हैं। और उसके लिए क्या करने की जरूरत है? हमारा टैक्स इंसेंटिव देने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अभी जो एमआरओ जो सेक्टर है, एमआरओ पे हम लोग 18% जीएसटी स्लैब में रखा गया है, तो उसको 5% करने की जरूरत है ना। जिससे क्या होगा कि हमारा जो है, जो ग्लोबल कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बोइंग, राफेल, इधर रशियन कंपनीज हैं, दे कैन कम टू आवर कंट्री एंड दे कैन प्रोड्यूस हेयर, ठीक है। तो ये सब दोस्तों, और भी इसके अलावा जो थोड़े से जेनरिक मेजर्स हैं वो ये हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरत है, फिजिकल प्रेशर जो पड़ रहा है उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। आप बड़ी कंपनीज को अलाउ कीजिए कि वो लोग इंडिया में आके होली ओन सब्सिडीज रख सकें, ठीक है। स्किल गैप्स को आप ब्रिज कीजिए अपने करिकुलम के द्वारा, या इस तरह के इंसेंटिवाइज करके, या कोलैबोरेशन करके किसी भी तरह से। तो इन सब चीजों को मेजर लेने की जरूरत है।
और डोमेस्टिक सोर्सिंग को बढ़िया कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो एमएसएमईज है उनको स्ट्रेंथन कीजिए, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को और भी स्ट्रेंथन कीजिए, जो आपने बनाया है वो अभी प्रोसेस काफी स्लो है। कंप्यूटेशनल एंड प्रोसीजरल चैलेंज को सिंप्लीफाई कीजिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच रखिए, डीएपी 2020 जो हमारा एक्विजिशन प्रोसेस है उसको रैशनलाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, और एक तरह का इनोवेशन का इकोसिस्टम आप प्रमोट कीजिए। जो डिफेंस रिफॉर्म का जो हमारा विजन है, जो वाइडर हमारा रिफॉर्म है कि देश को विकसित भारत बनाना है, सेल्फ रिलायंट कंट्री बनानी है 2047 तक, वो अचीव किया जा सके। तो दोस्तों इस आर्टिकल में हमने यही सीखा कि 2025 जो है वो काफी क्रूशल है इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि इस डिफेंस सेक्टर इस साल को हमने डिफेंस सेक्टर डिफेंस ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स के तौर पे डिक्लेयर कर रखा है। दूसरा है सिंप्लीफाइड प्रोक्यूरमेंट करने की जरूरत है इंडिजिनाइजेशन के लिए। तीसरा है कोलैबोरेशन, प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज मिसिंग एज ऑफ नाउ। और चौथा है विद द राइट रिफॉर्म्स इंडिया कैन स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। हमारा राइट पॉलिसीज के साथ, राइट एक्शन के साथ हम लोग पूरे विश्व का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के हमारे अंदर फुल पोटेंशियल है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारा जो गोल है वो हम अचीव कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस जरूर हेल्प, और मैं कहता हूं दोस्त इनसे नोट्स बना के रख लिया करो। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। आई कैन नॉट एम्फेसिस एनफ ऑन दिस कि आपको नोट्स बनाने चाहिए। प्रीलिम्स के लिए तो मैं आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मेंस के लिए तो करने ही चाहिए। बिना नोट्स के, बिना अपने बनाए नोट्स के, बिना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के यू कैनॉट गेट गुड मार्क्स इन मेंस, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।